हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अंजलि क्लासेस में। फ्रेंड्स, कुछ हेल्थ इशू के कारण मैं आपके सामने जो है कि एक हमारा सीक्वेंस टूट गया, लगातार क्लासेस में आपकी नहीं ले पाई, उसके लिए हमें बहुत ही खेद है। लेकिन अब लगातार जितनी भी क्लासेस ली जाएंगी सब सेलेक्टेड क्वेश्चन होंगे जिनसे आपके क्वेश्चन लड़ने ही लड़ने हैं। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें छांट के दी जा रही हैं, क्योंकि जितना समय बचा है उसका कुछ बढ़िया सदुपयोग किया जाए, आप नंबर अच्छे से गेन कर पाएँ। इस पर हमने जो है कि एक तैयारी कर रखी है कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है कि उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन लड़े। वहाँ से आपको छांटना नहीं है, चीज़ें छांट के दी जा रही हैं आपको कि वहाँ से आपके पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चन जो है कि लड़ जाएं। तो आइए देखते हैं, हम आज पढ़ेंगे संविधान में अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे हम, क्योंकि अनुच्छेद कुछ ऐसे सेलेक्टेड चीज़ें हैं कि जो एग्ज़ाम में हर बार आनी ही हैं और हर एक पेपर का एक कैटेगरी होता है, तो हम पेट के हिसाब से इसको पढ़ने वाले हैं। इसमें किस लेवल तक क्वेश्चन पूछेगा और कम से कम में जो भी इम्पॉर्टेंट है इसमें बस सेलेक्टेड करके जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा आप देखेंगे। निसंदेह है कि आपके एग्जाम में जो है ज़रूर वो क्वेश्चन आएंगे। तो आप जो है कि बस शुरू से लास्ट तक क्लासेस में बने रहें और इस क्लासेस को 1 से 2 बार आप देखें। आपको चीज़ें अगर जुबानी तो नहीं याद हो पाएंगे, लेकिन आपको ऑप्शन देखते ही जरूर कंफर्म हो जाएगा कि इसका ये ऑप्शन सही है और आप वहाँ पे अपना कार्य कर ले जाएंगे। यहाँ पे विद्वान बनने की जरूरत नहीं है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन करना है। तो अगर आपको अच्छे नंबर पाने हैं और संविधान या फिर जो भी आप चैप्टर में लेके आने वाले हो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का रहा हो, तो उसमें सेलेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे कि आपको आने ही आने हैं उसमें से। उसको बस क्या होता है कि एग्ज़ाम पैटर्न सब समझ में आता है, बस लैंग्वेज अलग अलग होती है। तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा समझने की ज़रूरत होगा, बिल्कुल हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, एकदम अच्छे से पढ़िए। अब रिवीजन की तरह पढ़िए, किसी भी चीज़ को लेंदी तरीके से ना पढ़ें। तो आइए शुरू करते हैं संविधान के बारे में कि आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद के बारे में। फिर किसी नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे भाग और अनुच्छेद की बात कर लेते हैं और भाग के अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लेते हैं। और नेक्स्ट क्लासेस में हम आपको अनुसूचियों के बारे में या फिर संशोधन जो भी इंपॉर्टेंट हुआ उसकी क्लास ले लेंगे, जिसमें आपका ये कवर हो जाएगा। और जो भी पॉलिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको हम करा दे रहे हैं। अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा पाए, लेकिन यहाँ से सीक्वेंस बहुत ही बेहतरीन ढंग से चलने वाला है। बस आप साथ दीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ें। तो इसमें क्या है कि संविधान जब बन के तैयार हुआ तो ये कब बन के तैयार हुआ था, ये भी क्वेश्चन आता है बहुत बार। तो ये बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को बन के ये तैयार हो गया था। उसके बाद से इसको लोग जो है कि लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को किया गया। और जब ये हमारा संविधान जो है कि संविधान में कितने भाग होते हैं, कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, इसकी बात आती है। संविधान में 22 भाग हैं और अनुसूचियां कितनी हैं, तो अनुसूचियां 12 हैं और 395 अनुच्छेद हैं। कितने हैं भाग, कितने हैं 22 हैं। अनुसूचियाँ कितनी है, तो अनुसूचियाँ जो है कि 12 हैं और इसमें अनुच्छेद कितने हैं, तो अनुच्छेद 395 हैं। तो भाग और अनुच्छेद किस तरीके से कैटेगराइज हैं उसको हम देखेंगे यहाँ पे। और जो आपके सेलेक्टेड बस अनुच्छेद हैं, बस हम उसको पढ़ते हुए आज आगे चलेंगे और अनुच्छेद से क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो यहाँ पे वो चीज़ों को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले आर्टिकल में। किसको हम पढ़ रहे हैं, अनुच्छेद पढ़ रहे हैं, यानी कि आर्टिकल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, इसको कैटेगराइज तरीके से लिख लेते हैं। ये भाग 1 हो गया हमारा, ये भाग 2 हो गया और यहाँ पे ले लेते हैं भाग 3, ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो कि किस भाग में कितने अनुच्छेद हैं। इसके साथ साथ हम चलेंगे चीज़ों को कैटेगराइज करते हुए और बस आपके इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद ही यहाँ पे लिए जाएंगे। तो भाग 1 में कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक इसके बारे में बात किया गया है। भाग 1 में क्या क्या है, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। और जब हमारा अब इसमें सोचेंगे कि 1 से 4 तक अनुच्छेद है, इसमें कहा क्या गया है, तो इसमें किसकी बात की गई है, तो जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ तो सबसे ऊपर किन चीज़ों को रखा जाएगा, राज्य को रखा जाएगा, केंद्र शासित प्रदेशों को रखा जाएगा। अरे भाई, जब हम राज्यों को डिवाइड कर देंगे, केंद्र शासित प्रदेशों को डिवाइड कर देंगे, तब जाके उस पर किसी भी तरीके का प्रशासन चलेगा या फिर जो भी व्यवस्थाएं करनी होंगी लोगों के लिए उस तरीके से की जाएंगी। तो सबसे पहले हम किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, तो सबसे पहले अगर मकान बनाना तो सबसे पहले उसका क्या करते हैं, एक मैप बनाते हैं, उसका एक मानचित्र बनाते हैं।
तो सबसे पहले इसमें इसी तरीके से क्या लिया गया है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को। भाग 1 में क्या लिया गया है, राज्य प्लस यूटी, इसके बारे में बात की गई है। इसके बारे में जितने भी तरीके की चीज़ें हैं वो 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद के बीच में की गई हैं। तो इसमें कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप जानिए ये कि अनुच्छेद 1 से 4 तक में किसकी बात की गई है, राज्य और उसके केंद्र शासित प्रदेशों की बात की गई है। अब आते हैं हम भाग 2 में कि भाग 2 में कितने से कितने तक अनुच्छेद आते हैं और इसमें क्या महत्वपूर्ण है। तो अनुच्छेद भाग 2 में अनुच्छेद कितने से कितने तक आता है, 5 से 11 तक, यानी कि 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो 11 तक, 5 से 11 तक अनुच्छेद किस भाग 2 में आता है, अनुच्छेद 5 से 11 तक का। और इसमें किसकी बात की गई है, तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जब बन के तैयार हो गए तो अब किसकी बात की गई है, दूसरे नंबर पे किसको प्राथमिकता दी गई है, नागरिकता को। किसकी बात की गई है भाग 2 में, नागरिकता की बात की गई है। तो इससे बहुत ही डीपली नहीं पूछा जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा पूछना होगा तो किस भाग में नागरिकता आती है या फिर भाग 2 में कितने से कितने अनुच्छेद के बीच में, तो ये हमारा 5 से 11 के बीच में आती है। और इस नागरिकता के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जो भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी यहाँ पे आपको जो है कि नोटिस करवा दिया जाएगा। तो यहाँ पे नागरिकता के बारे में ये है कि जब हमारा संविधान, बाकी जो भी संविधान बन के तैयार हुआ हमारा, वो कब से लोगों पे लागू हो गया, 26 जनवरी 1950 को। लेकिन बस एक नागरिकता ही एक ऐसा जो है कि संविधान में ये था, अनुच्छेद था 5 से 11 तक में नागरिकता की बात की गई है, जो कि 26 नवंबर 1949 यानी कि जब हमारा संविधान बन के तैयार हो गया तब से ही नागरिकता लोगों पर लागू हो गई। यानी कि उसके बाद जो भारत में बालक जन्म ले रहे थे भारत की राज्य सीमा के अंदर, उनको नागरिकता स्वतः ही प्राप्त हो जाए, या फिर नागरिकता के लिए जो जो चीज़ें हैं इसमें नागरिकता के अंदर रखी गई हैं। तो ये कब से लागू हो गया, 26 नवंबर 1949 को। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो बाकी सारे जो भी संविधान थे वो लोगों पे लागू हुए, लेकिन नागरिकता जो है कि 26 नवंबर 1949 से ही लोगों पे लागू हो गई, उनको नागरिकता प्राप्त हो गई। जो भी 26 जनवरी 1949 के इधर थे सबको नागरिकता स्वतः ही प्राप्त हो गई। यानी कि भारत का बच्चा, जब भारत में कोई बच्चा जन्म लेता है यहाँ पे, तो उसको स्वतः ही भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। अब यहाँ पे भाग 3 की बात करते हैं। यहाँ तक चीज़ें जो भी इम्पोर्टेंट होगी हम उस पर एक एक अनुच्छेद करके करवाएंगे, एक एक आर्टिकल करवाएंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ बहुत ही ज़्यादा विशेष नहीं है। अब हम भाग 3 में आते हैं कि भाग 3 में किस चीज़ की बात की गई है। तो यहाँ पे देखिए कि 1 से 4 तक था, फिर 5 से 11 तक था। अब भाग 3 में क्या है कि अनुच्छेद किसके बीच में है, अनुच्छेद 6 से लेकर के 11 है यहाँ पे, तो 12 से 35 तक की बात की गई है। किसकी बात की गई है, 12 से 35 तक। अब इनमें जो जो इम्पोर्टेंट है वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं कि भाग 3 में क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है, सब पे हम नज़र डालते हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम को लेकर के, बस वही सेलेक्टेड अनुच्छेद आपको यहाँ पे आर्टिकल करवा दिए जाएंगे, उतने से ही आपका काम बन जाएगा। उससे बहुत ही ज़्यादा डीपली जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अनुच्छेद 14 की बात करते हैं, ये सारे आपके इम्पोर्टेंट होंगे। अनुच्छेद 14 की बात करते हैं, तो अनुच्छेद 14 में विधि का अधिकार है, विधि का शासन या विधि का अधिकार, विधि का शासन, विधि का शासन, या फिर आप कह सकते हैं कि विधि का सर्वेक्षण, विधि का शासन या विधि का संरक्षण, यानी कि उसका किस तरीके से बचाव किया जाए। तो इसमें विधि का शासन जो है, ये इसको क्या बोलते हैं, राइट ऑफ लॉ, राइट ऑफ लॉ। और ये नाम किसने दिया था, ये नहीं पूछ रहा है कि किस देश से ही इसको लिया गया था, ये पूछे अगर कि विधि का शासन नाम किसने दिया था, ये एग्जाम में आ जाता है कभी कभी। तो ये नाम किसने दिया था, तो ये नाम दिया था डायसी ने। ये आप याद रखेंगे कि ये नाम किसने दिया था, डायसी ने दिया था। तो ये अनुच्छेद 14 में हो गया। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट इसमें क्या होता है, अनुच्छेद 17 है। इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 17 है, यानी कि अस्पृश्यता का अंत। किसका है, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है, छुआछूत। यानी कि जब हमारा संविधान बन के तैयार हो गया तो उस समय छोटे बड़े
जाति पाति बहुत ही ज़्यादा थी। तो अस्पृश्यता का अंत का इसमें बात किया गया। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। छुआछूत को मिटाने के लिए अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है। अब 17 के बाद अनुच्छेद 18 में आते हैं। तो अनुच्छेद 18 में ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप इसमें से एक भी ऐसा नहीं कि इग्नोर करेंगे। जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं सब सेलेक्टेड बताई जा रही हैं। तो अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत यानी कि जो उपाधियाँ दी जाती थी, जैसे कि पहले अंग्रेजों में लॉर्ड कहा जाता था या फिर राजा बनते थे, तो इन सब उपाधियों का अंत यहाँ पे अनुच्छेद 18 के तहत कर दिया गया है। अनुच्छेद 18। अब आप कहेंगे कि पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण ये सब भी तो उपाधियाँ हैं। तो ये पहले ऐसा हुआ हंगामा कि ये उपाधियाँ हैं, ये नहीं दी जाएंगी, तो एक बीच में इसको बंद भी कर दिया गया था, इस तरीके के सम्मान को देना। लेकिन बाद में फिर ये डिस्कशन हुआ कि ये कोई उपाधि नहीं है, ये सम्मान है, ये सम्मान के रूप में दिया जाता है, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। तो उसके बाद फिर से ये देना चालू हो गया। तो ये उपाधियों का अंत लेकिन भारत में हो गया है। कोई भी राजा नहीं होगा यहाँ पे, इस तरीके का बात नहीं होगा। अब हम आते हैं अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19 भी हमारा बहुत ही ज़्यादा, देखिए भाग 3 में जो है कि बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये आप एक भी इसमें मिस्टेक नहीं करेंगे, सब इसको पढ़ना ही पढ़ना है आपको। तो अनुच्छेद 19 में क्या है? अनुच्छेद 19 में है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी आपको बोलने की आज़ादी है। अपने जो अंदर के एक्सप्रेशन है उसको आप बोल सकते हैं किसी के सामने। आपको किसी भी चीज़ से दिक्कत है या फिर किसी के समर्थन में बोलना है तो आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी कि बोलने का अधिकार है, चुप रहने का अधिकार, बोलने का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता, ये सब किसमें है? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत है। तो इसमें क्या रहेगा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या फिर आप कहें कि प्रेस की स्वतंत्रता, ये सब किसके अंतर्गत आता है? ये अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है कि स्वतंत्रता। ठीक है, अब इसमें हम आते हैं। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? अनुच्छेद 21 इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? अनुच्छेद 21। ये हमारा सबसे जो है कि संविधान में अभी तक जितना मिला है तो नागरिकों के लिए सबसे जो है कि बड़ा जो है अनुच्छेद 21 ही है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या कहा जाता है कि निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी की बात की जाती है। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 में कहा जाता है कि दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी कि राइट टू प्राइवेसी कही गई है इसमें बात। आपको निजता का भी अधिकार है, जैसे कि आप अपनी किसी प्राइवेट चीज़ को किसी से ना शेयर करें, आपको ये अधिकार है। जिस तरीके से जैसे कि आप देखते हैं कि कहीं भी जाते हैं आप और पेटीएम करना हो तो आप वहाँ पे मोबाइल से जब अपना नंबर जो भी कोड डालते हैं देखते हैं कि स्टार बना के आता है। ये सब किसके तहत है? निजता का अधिकार है। आपको हक है कि आप अपनी चीज़ों को प्राइवेट रखें। अगर कुछ चीज़ों से आपका हनन हो रहा है, आपको डर है कि ये चीज़ जो है कि ओपन हो जाने से हमको कुछ नुकसान हो सकता है, तो ये राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत आपको ये हक है कि आप अपनी निजता को अपने तक बनाए रखें। तो ये दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कहें या फिर निजता का अधिकार कहें, ये सब अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ये भारत के नागरिकों के लिए सबसे बड़ा अधिकार उनको दिया गया है। अब सबसे बड़ा अधिकार कौन सा है? अनुच्छेद 21 है। इसमें क्या है? दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। आप अपने हिसाब से जी सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कभी कहीं भी आ सकते हैं। भारत में अलग अलग राज्यों में, भारत की सीमाओं के अंदर की ही बात की गई है। तो आप कहीं भी अपने मन से जा सकते हैं, आ सकते हैं। दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, अपने हिसाब से जी सकते हैं, इसका अधिकार है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या आता है? जब हमारा संविधान संशोधन हुआ तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। संविधान संशोधन में देखिए क्या क्या चीज़ें आती हैं और कैसी चीज़ें आती हैं, बहुत से लोगों को नहीं पता होता है इसमें। तो अनुच्छेद संशोधन में यानी कि देखिए जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ तो वो मूल ढांचा कहा जाता है उसको,
लेकिन जैसे कि ये बात कही गई कि हम संविधान के केशवानंद भारती मामले में कुछ ऐसे केस आए कि जिसमें ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि हम संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, यानी कि जो मूल ढांचा दे दिया गया उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि इसमें कुछ कमियां हों तो उसमें ऐड किया जा सकता है चीज़ों को, उसमें से अलग से चीज़ें ऐड की जा सकती हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम, संविधान संशोधन कहते हैं। जब चीज़ों को जोड़ दिया जाता है अलग से तो उसको संविधान संशोधन, जैसे कि आप देखते हैं 21 क है या 21A के नाम से जाना जाता है, तो ये क्या है, जिसमें भी A लगा हो या 1 2 3 लगा हो तो ये सब संविधान संशोधन के अंतर्गत जुड़े हुए हैं। तो अनुच्छेद 21A है, अनुच्छेद 21A में क्या है कि शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, यानी कि जो गरीब तबके के लोग हैं हमको जीने का अधिकार है, खाने का अधिकार है, पीने का अधिकार है, कहीं भी भारत के अंदर राज्यों में आने जाने का अधिकार है। तो उसके बाद कहा गया कि जब भारत को विकसित बनाना है तो शिक्षा का भी अधिकार होना चाहिए हर एक नागरिक को, जिसके पास पैसा है या फिर जो नीचे तबके के लोग हैं जो अपने बच्चों को नहीं शिक्षा दे पा रहे हैं, उन बच्चों को भी अधिकार है कि वो शिक्षा प्राप्त करें, ये अधिकार है बच्चों का। तो ये किसके अंतर्गत रखा गया, अनुच्छेद 21A के अंतर्गत रखा गया। किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 21A। तो ये भी सब ये इंपॉर्टेंट है इसमें। तो 21A क्या है इसमें कि शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार आप कहेंगे, इसमें क्या कहेंगे, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार ये जुड़ा। अब ये है इसमें इंपॉर्टेंट एक चीज और क्या हो जाता है, आप यहीं पे देख लेंगे कि कभी कभी ये पूछता है कि 21A किस जो है कि संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा, 86वें संविधान संशोधन द्वारा, संविधान संशोधन द्वारा ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे कि 21A संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो 86वां संविधान संशोधन द्वारा 21A को जोड़ा गया। ये क्या है, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, यानी कि हर एक भारतीय को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, चाहे उसके पास पैसा हो या ना हो। तो यहाँ पे जो है कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया है। यहाँ पे इसका सन अगर पूछता है तो ये 2002 है, सन भी पूछता है तो 2002 है। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन द्वारा। आइए अब आगे देखते हैं। अब अनुच्छेद 32 भाग 3 में ही हमने क्या बता दिया, जो भी 14 था और उसके बाद 14 के बाद क्या था, 17 था, 18 था, 19 था, अब उसमें 21 बता दिए। अब इसमें 32 एक इम्पॉर्टेंट है, भाग 3 के अंदर ही है, वो भर गया था पेज। तो यहाँ पे अनुच्छेद 32 को भी आप जान लीजिए कि अनुच्छेद 32 ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये भाग 3 के अंदर ही आता है, क्योंकि उसमें क्या है 12 से 35 तक की बात की गई है। तो इसमें अनुच्छेद 32 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किसमें है ये, भाग 3 में है, भाग 3 का आपको बताया जा रहा है इसमें। तो 12 से 35 में ये अनुच्छेद 32, इसको संविधान की आत्मा कहा गया है। अनुच्छेद 32 को कहा जाता है कि किसको संविधान की आत्मा कहा गया है, तो अनुच्छेद 32 को B.R. अम्बेडकर जी ने कहा था, इसको संविधान की आत्मा कहा था अनुच्छेद 32 को। ये क्यों इसको संविधान की आत्मा कहा जाता है, इसमें कहा जाता है कि हमारे जब भी मौलिक संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसमें है। क्या है इसमें, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किसकी बात इसमें की गई है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी कि कहने का मतलब क्या है, इसमें कहने का मतलब ये है कि जब हमारे अधिकार का हनन होता है तो वहाँ पर हमको सुप्रीम कोर्ट जो है कि हमको यहाँ पे एक गारंटी देती है कि आपके जो भी भारत के नागरिक हैं उनके अधिकारों का हनन नहीं होगा। अगर हनन होता है तो उनकी गारंटी, अगर सुप्रीम कोर्ट के जो है कि गारंटी देने के बाद भी अगर हमें लगता है कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो हम यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जो है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं अपने न्याय के लिए। तो यहाँ पे गारंटी दी गई है, इसलिए इसको संविधान की आत्मा कहा जाता है। इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो इसमें क्या है कि ये अनुच्छेद 32 से संविधान की आत्मा कहा जाता है। इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, यानी कि मौलिक अधिकारों का हनन होने पे हम संविधान का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। और वो हमें किस तरीके से हमें ये आश्वासन देता है कि वो हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा, तो वो 5 तरीके की रीट जारी करता है। कौन, सुप्रीम कोर्ट।
कितने प्रकार की, ये भी क्वेश्चन बनता है इससे इम्पोर्टेंट। इसमें जो भी चीज़ें हैं ये सब इम्पोर्टेंट हैं, एक एक करके क्वेश्चन बन जाती हैं। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार की रीट जारी करता है, 5 प्रकार की रीट जारी करता है। वो क्या क्या है, कभी कभी क्या आता है कि रीट में 4 में से 3 को दे देगा और एक कुछ अलग शब्द जोड़ देगा और बोलेगा इनमें से कौन सा रीट ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी नहीं किया जाता है। तो ये किसमें है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण है। दूसरा क्या है, परमादेश है, परमादेश है। तीसरा क्या आता है, अधिकार परीक्षा आता है। तीसरा क्या आता है, अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा आता है। उसके बाद से जो है कि चौथे नंबर पे क्या आता है, उत्प्रेक्षा आता है, उत्प्रेक्षा। और जो है कि लास्ट में क्या आता है, प्रतिषेध आता है, प्रतिषेध आता है, प्रतिषेध आता है। तो ये हमारे 5 प्रकार की रीट सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की जाती है और हम अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहते हैं। इसमें क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अब आइए इसके बाद जो है कि हम नेक्स्ट देखते हैं भाग 4, 5 और 6 के बारे में, और इसके अंदर कौन कौन से इम्पोर्टेंट अनुच्छेद लिए गए हैं इसके बारे में जानते हैं। आइए अब हम भाग 4 के बारे में देखते हैं। तो भाग 4 के अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं। तो भाग 4 में आता है, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक आता है ये देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे 36 से 51 तक आता है, 36 से 51 तक आता है इसमें भाग 4 में। तो अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो इसमें आते हैं जो जो इम्पोर्टेंट होंगी, जो जो आपके एग्ज़ाम ऑब्वियस से इम्पोर्टेंट होगा वही चीज़ें हम इसमें देखेंगे अनुच्छेद में। तो इसमें है कि 40, अनुच्छेद 40 है, ये इम्पॉर्टेंट है आपका, ये सारे अनुच्छेद हैं। तो अनुच्छेद 40 में जो है कि क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायत का गठन, ये आता है 40 के अंतर्गत। अनुच्छेद 44 जो है, अनुच्छेद क्या है 44, इसमें किसकी बात की गई है। तो अनुच्छेद 44 में देखिए दोनों अंक समान है, 4-4 दोनों समान है, यानी कि इसमें किसकी बात की गई है। इस तरीके से आप लॉजिक लगा के याद करेंगे कि 4-4 है, यानी कि दोनों समान है, यानी कि समानता का अधिकार है, यानी कि भारत में रह रहे हर एक नागरिक को समान अधिकार प्राप्त है। इसमें क्या है, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। अगर आपसे ये जो है कि पूछता है कि संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायत की बात की गई है, तो भाग 4 में ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई है। आप ये याद रखेंगे, अगर अनुच्छेद पूछता है तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत, ठीक है। अब इसमें है कि समता का अधिकार, ये इम्पोर्टेंट है। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट जो है 48, यानी कि 48। इसमें अनुच्छेद 48 के तहत क्या कहा गया है हमको कि पर्यावरण का संरक्षण और वन और वन्य जीवों का और जानवरों का, वन्य जीव मतलब जो भी वन में रहने वाले जीव हैं उनका संरक्षण करना, ठीक है। तो पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, उसके बाद से वन हो गया या फिर वन्य जीव हो गए, वन्य जीव सबका संरक्षण, ये किसके अंतर्गत आता है, 48 के अंतर्गत आता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब हम आते हैं नेक्स्ट के अनुच्छेद क्या है 50। अनुच्छेद 50 में क्या कहा गया है, देखिए नाम से दिख रहा है 50। तो जैसे कि हम बात करते हैं 50-50 यानी कि आधा आधा, यानी कि आधा आधा का मतलब क्या है, बंटवारा। तो यहाँ पे ऐसे लॉजिक ला के याद करेंगे 50-50 मतलब बंटवारा होता है। तो अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका की कार्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है। जो भी इनकी कार्य शक्तियाँ, इसका बंटवारा किया गया, इनके कार्यों का बंटवारा किया गया है। तो क्या किया गया है, कार्यपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, न्यायपालिका की कार्य शक्तियों का बंटवारा, की कार्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इसमें कार्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इसमें क्या किया गया है, कार्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है।
अब अनुच्छेद 51, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये देखिएगा। अनुच्छेद कौन सा है? 51 है। अनुच्छेद 51 में किसकी बात की गई है? अनुच्छेद 51 में किसकी बात की गई है? तो अनुच्छेद 51, ये बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था। अनुच्छेद 51 में जो है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति, विदेश नीति की बात की गई है, अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की गई है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की गई है, अंतर्राष्ट्रीय शांति या फिर विदेश नीति की बात की गई है, विदेश नीति की बात इसमें की गई है। इसमें इम्पोर्टेंट एक चीज़ क्या है, बहुत ही ज़्यादा, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 51A, हमने आपको बताया कि जब भी कोई ए बी ऐसे करके या 1 2 करके जुड़ता है तो वो संविधान संशोधन द्वारा जुड़ा होता है। तो अनुच्छेद, इस मूल ढांचे में कमी किस चीज़ के लिए दिखी गई कि अनुच्छेद 51A इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। इसमें मौलिक कर्तव्य की बात की गई है, यानी कि जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ तो हर एक चीज़ें थी, लेकिन उसमें मौलिक कर्तव्य के बारे में कहीं जिक्र ही नहीं था कि हमारा मौलिक कर्तव्य क्या होना चाहिए। तो इसमें मौलिक कर्तव्य की बात की गई और उसको अनुच्छेद 51A के अंतर्गत इसमें रखा गया। तो वो किसकी सिफारिश पे की गई थी, इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 51A के तहत क्या आता है, मौलिक कर्तव्य को रखा गया, मौलिक कर्तव्य को जगह दिया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा आता है, कौन सा सन था, ये सारी चीज़ें एक एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए सारी चीज़ों पे नज़र डालते हैं। अनुच्छेद 51A किसकी बात की गई है? मौलिक कर्तव्य की बात की गई है, मौलिक कर्तव्य की बात की गई है। मौलिक कर्तव्य उस समय जब अनुच्छेद 51 ने जोड़ा तो इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को दिया गया। ठीक है, ये किसकी सिफारिश पे बना था? तो ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे बना था, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे बना था, की सिफारिश पे बना था। ठीक है, अब ये पूछता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा, तो ये 42वां संविधान संशोधन था। कौन सा था? 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन था। ठीक है, और सन अगर पूछता है तो 1976, हालांकि इतना डीपली नहीं जाएगा लेकिन आप जान ले तो अच्छा रहेगा कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 51A करके अनुच्छेद जुड़ा। वो किसके बारे में था? मौलिक कर्तव्य के बारे में था। इस मौलिक कर्तव्य को भाग 4 में रखा गया। ये भी पूछता है कि मौलिक, क्योंकि ये चूंकि बाद में जुड़ा, मौलिक कर्तव्य मूल ढांचे में नहीं था, इसको बाद में रखा गया है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कि मौलिक कर्तव्य किस भाग में आता है? तो भाग 4 में आता है, क्योंकि 36 से 51 है और 51A जुड़ा ये, तो भाग 4(1) में अगर ऐसे इस पे आ जाता है तो इसको भाग 4(1) कर देंगे। भाग, क्योंकि ये किसी भाग में था ही नहीं, तो चूंकि इसमें भाग का भी है तो भाग 4(1, ये बहुत ज़्यादा, या फिर 4(1) करके दे, या A करके दे, या क करके दे, तो भाग 4A या फिर क करके दे, यहाँ पे A की जगह क लिखा हुआ हो। तो भाग 4(1) ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भाग से भी पूछ सकता है कि किस भाग में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, क्योंकि ये मूल ढांचे में था ही नहीं हमारा मौलिक कर्तव्य, तो इसको आप याद रखेंगे। अब आइए भाग 5 के बारे में देखते हैं। अब हम बात करेंगे भाग 5 के बारे में कि इसमें कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं और इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। क्या आएगा? भाग 5। तो भाग 5 कहाँ से किस अनुच्छेद तक है? तो अनुच्छेद कितने तक है? अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक। अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक के जितने अनुच्छेद हैं वो भाग 5 के अंतर्गत आते हैं। ये भी चीज़ें याद रखनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट अनुच्छेद में से कोई एक उठा करके पूछ देता है कि ये किस भाग में है, तो थोड़ा आप इस पर नज़र रखेंगे, एक दूसरे से सीक्वेंस बना करके देखेंगे तो ये चीज़ें याद हो जाएंगी। तो 52 से 151 तक है अनुच्छेद भाग 5। अब इसमें जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम देख लेंगे। तो सबसे पहले 52 देखते हैं। क्या देखते हैं? अनुच्छेद 52 यानी कि अनुच्छेद 52। इसमें किसकी बात की गई है? तो ये शुरुआत भाग 5 की किससे है? राष्ट्रपति से है। 52 से क्या है? राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति की बात की गई है इसमें कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा,
जो जो इम्पॉर्टेंट है आपको वही चीज़ें बताई जा रही है यहाँ पे। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ की बात की गई है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ की बात की गई है। ये सब राष्ट्रपति के बारे में है। और अनुच्छेद जो है 61, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में कहता है। अगर राष्ट्रपति जो है कि अगर राष्ट्रपति की अकाल मृत्यु हो जाती है, समय से पहले मृत्यु हो जाती है, या फिर वो अपने दायित्व, अगर ऐसा पाया जाता है कि वो अपने दायित्वों की पूर्ति नहीं कर पा रहा है, तो महाभियोग के द्वारा उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। लेकिन उसमें बहुमत 2/3 का होना चाहिए, तब जाके उसको उसके पद से हटाया जा सकता है, उस राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जा सकता है। तो इसमें 61A में क्या है कि राष्ट्रपति के लिए महाभियोग है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है। तो क्या है, राष्ट्रपति से कि ये। अब राष्ट्रपति के बारे में एक चीज़ जान लीजिए कि वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है। तो हमारी माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और उनके बारे में ये कहा जाता है कि पहली जनजातीय ऐसी महिला हैं जो कि भारत की राष्ट्रपति बनी हैं। उनके बारे में ऐसा कहा जाता है। और अगर उनके एक ऐसे, हम आपके लिए कल ऐसा क्लास लेके आएंगे जिसमें जो भी नए पद की नियुक्ति हुई है उन सब के नाम आपको यहाँ पे बता दिए जाएंगे। लेकिन एक बार ये जान लीजिए कि ये नहीं पूछेगा कि कौन राष्ट्रपति हैं, लेकिन ये कितने नंबर की हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो 15वें नंबर पे प्रेजेंट टाइम में है कौन, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और इनके सचिव बनाए गए हैं। हर एक मंत्री का अपना एक सचिव होता है जो अच्छे पद पे होते हैं। तो इनका सचिव, इनके जो नए सचिव नियुक्त किए गए हैं वो कौन है, राजेश वर्मा जी हैं। कौन है, राजेश वर्मा हैं, इनके सचिव हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। हालांकि मैं उसकी क्लास आगे लूँगी, उसमें सब बता दूंगी आपको कि कौन किस पद पे है। तो ये राष्ट्रपति पर महाभियोग हो गया। अब इस पे हम आते हैं अनुच्छेद 72 के बारे में। 72 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 72 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति को विशेष शक्तियां प्राप्त हैं। ये आपको किस लिए बता रही हूँ, अभी आपको क्वेश्चन एक बता के दिखाती हूँ। तो इसमें क्षमादान की शक्ति है। 72 के अंतर्गत क्षमादान की शक्ति है। किसको, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है। तो देखिए, जो देश, पूरे देश में राष्ट्रपति का काम होता है वही राज्य में राज्यपाल का काम होता है। लेकिन दोनों में क्या अंतर है, तो यही क्षमादान की शक्ति, यानी कि राष्ट्रपति किसी को भी मृत्यु की सजा को माफ़ कर सकता है, या फिर मार्शल जो लॉ लगता है उसको भी जो है कि क्या कर सकता है, कम कर सकता है या ख़त्म कर सकता है। तो क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को होती है। यही एक राष्ट्रपति और राज्यपाल में अंतर होता है कि राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति होती है, यानी कि मृत्युदंड को वो माफ़ कर सकता है, सज़ा को कम कर सकता है। लेकिन क्या है कि हमारा राज्यपाल मृत्युदंड को माफ़ नहीं कर सकता है, मार्शल लॉ को ख़त्म नहीं कर सकता है। तो यही अंतर होता है दोनों में, ये आप याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 76 की, यानी कि अनुच्छेद 76 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 76 में महान न्यायवादी की बात की गई, यानी कि अटॉर्नी जनरल की बात की गई है। तो अटॉर्नी जनरल क्या होता है, आइए पहले ये देख लेते हैं कि महान न्यायवादी की बात की गई। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। तो ये प्रेजेंट टाइम में कौन है, महान न्यायवादी। ये सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि होता कौन है। तो ये भारत का सबसे बड़ा वकील होता है। भारत का सबसे बड़ा वकील, सबसे बड़ा वकील होता है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पे बना रहता है। और जो है कि महान न्यायवादी वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में ये याद रखिएगा कि वेंकट रमणी हैं। वेंकट रमणी हैं। सारी नुक्तियाँ जो भी हुई हैं उसको हालांकि बताऊंगी मैं, लेकिन याद रखिए कि महान न्यायवादी वर्तमान में वेंकट रमणी हैं। के वेणुगोपाल की जगह हुए हैं महान न्यायवादी। और ये भारत का सबसे बड़ा वकील होता है महान न्यायवादी। और इनके बारे में एक और चीज़ है कि ये, इसके बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आता है कि संयुक्त जो बैठक होती है उसमें जो है कि राज्य लोकसभा दोनों बैठती है, उसमें महान न्यायवादी भी उस संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है। लेकिन अगर वहाँ पे वोटिंग हो रहा है तो वोट ये नहीं दे सकता है महान न्यायवादी।
ठीक है। तो ये पूछता है कि इनमें से कौन सा जो है कि उसमें देगा लोकसभा का सदस्य, विधानसभा का सदस्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी। और क्वेश्चन आपसे पूछेगा इनमें से कौन जो है कि संयुक्त बैठक में भाग लेता है परंतु वोट नहीं दे सकता है, तो महान्यायवादी होता है। और संयुक्त बैठक में भाग कौन नहीं लेता है, तो वो उपराष्ट्रपति होता है। ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं, डायरेक्टली ना पूछ के ऐसे घुमा के चीज़ें पूछी जाती हैं। तो 76 हो गया क्या, महान्यायवादी के बारे में बात कर दिया गया। अब हम बात करते हैं, इसमें 151 तक चुकी है, तो इसमें अब हम बात करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट क्या बचता है कि अनुच्छेद जो है कि 79 और अनुच्छेद कौन सा 80 और अनुच्छेद 81, ये लगातार इंपॉर्टेंट है। 79, 80, 81 इसको आप ट्रिक से याद रखेंगे, सरला। क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें संसद की बात की गई है, इसमें राज्यसभा की बात की गई है। तो राज्यसभा के बारे में कहाँ बात की गई है, फिर ला से क्या हो गया, लोकसभा, लोकसभा। तो आप यहाँ से याद रखेंगे सरला से संसद, राज्यसभा, लोकसभा, ये 79, 80 और 81 के तहत है। तो यहाँ पे संसद, राज्यसभा, लोकसभा की बात की गई है 81 तक। अब इसके आगे देखते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि अनुच्छेद जो है कि 108 यानी कि 108, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कहा गया है, इसमें चूँकि भाग 5 भाग 6, इसमें बहुत ही ज़्यादा जो भी मेन पॉइंट आते हैं भाग 5 और 6 के अंतर्गत आते हैं, और जो है कि 4 के अंतर्गत। तो ये थोड़ा सा आपको जो है कि पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। तो अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक की बात की गई है। संयुक्त बैठक, इसको कैसे याद रखेंगे, 108 माला जप लिए तो अब क्या करेंगे, संयुक्त बैठक करेंगे। अनुच्छेद 108 से संयुक्त बैठक। तो इसमें अभी हमने आपको बताया कि संयुक्त बैठक में कौन कौन भाग ले सकता है, लोकसभा, राज्यसभा भाग लेंगे। और इसका हेड कौन होता है, ये आपको जानना जरूरी है। जब संयुक्त बैठक होता है तो इसका हेड जो होता है लोकसभा स्पीकर होता है। कौन होता है, लोकसभा स्पीकर। और वर्तमान में लोकसभा स्पीकर कौन है, ओम बिड़ला है। कौन है, ओम बिड़ला वर्तमान समय में है। ये संयुक्त बैठक जब होती है तो किस किस विधेयक पे बात हो सकती है, तो संयुक्त बैठक होता है तो सामान्य विधेयक पे चर्चा होती है। सामान्य विधेयक पे अगर हम बात करें धन विधेयक की तो नहीं, संयुक्त बैठक में धन विधेयक पे चर्चा नहीं होती है। और जो है कि कोई संविधान संशोधन को लेकर के बात है तो उसमें भी संविधान संशोधन को लेकर के भी संयुक्त बैठक नहीं होता है। एक और चीज़ और है कि संयुक्त बैठक में उपराष्ट्रपति भाग नहीं लेता है। उपराष्ट्रपति भाग नहीं लेता। ये क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से कौन संयुक्त बैठक में भाग नहीं लेता है, तो उपराष्ट्रपति भाग नहीं लेता है। वहीं पे जो है कि महान्यायवादी के लिए, अटॉर्नी जनरल के लिए है कि ये इसमें भाग तो ले सकता है लेकिन वोट नहीं दे सकता है। अगर किसी भी चीज़ को लेकर के वोटिंग हो रही है, किसी विधेयक को पारित करने के लिए, तो इसमें वोटिंग नहीं कर सकता है, ठीक है। और संयुक्त बैठक में बात किसकी मानी जाती है, किसका ज़्यादा पॉसिबिलिटी होता है बात मानने का, तो लोकसभा का ही ज़्यादा इसमें दबदबा होता है, लोकसभा का ही, ठीक है, संयुक्त बैठक में। तो इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे। अब आइए थोड़ा सा इरेज करके आगे, क्योंकि 151 तक है इसमें चीज़। अब इसमें हमने 108 में देख लिया कि संयुक्त बैठक होता है। अब अनुच्छेद 110 की बात करते हैं। अनुच्छेद 110, तो इसमें किसकी बात की गई है, तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की बात की गई है। किसकी बात की गई है, धन विधेयक की बात की गई है। धन विधेयक की बात की गई है। और कोई भी विधेयक, ये क्वेश्चन पूछता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो ये कौन तय करता है, ये लोकसभा स्पीकर तय करता है। कौन तय करता है, लोकसभा स्पीकर तय करता है। ये आप ध्यान देंगे, लोकसभा स्पीकर ये तय करता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं। अब अनुच्छेद 112 में किसकी बात की गई है, बजट की बात की गई है। तो इसको आप ऐसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, धन विधेयक इंपॉर्टेंट था इसलिए बताया। तो अनुच्छेद 112 में जो है कि बजट की बात की गई है। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि बजट के नाम से हमारे संविधान में बजट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, बल्कि बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है हमारे संविधान में।
वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है। और प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को राष्ट्रपति की सलाह पर वित्त मंत्री इसको जो है कि लोकसभा में पेश करते हैं। पहली बार किसमें पेश होता है? धन विधेयक के बारे में ये क्वेश्चन उठ सकता है कि ये पहली बार कहाँ पेश होता है, तो लोकसभा में ही इसको पेश किया जाता है धन विधेयक को। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। 112 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप जान लीजिए ऐसे कि बजट के बारे में है। अब इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें तो नहीं है, लेकिन ये है कि अनुच्छेद 124 को जान लीजिए कि 124 में किसकी बात की गई है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज की बात की गई है, यानी कि न्यायाधीश की बात की गई है। कितने न्यायाधीश होंगे, उनकी नियुक्ति किस तरह होगी, उनका पद क्या होगा, शपथ, वेतन इत्यादि की बात 124 के अंतर्गत किया गया। अनुच्छेद 143 है, यानी कि 143 है, उसके अंतर्गत ये बात कही गई है कि राष्ट्रपति जो है कि किसी भी समय किसी भी मुद्दे पर न्यायालय से उसकी सलाह मांग सकता है। किसमें? 143 में कहा गया है। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार ऐसे रफली जान लीजिए कि राष्ट्रपति को 143 के अंतर्गत ये अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट से या फिर न्यायालय से कहिए कि उनका सलाह ले सकता है, किसी भी मुद्दे पर किसी भी समय ले सकता है। हालांकि उस पर ये दबाव नहीं होता है कि जो वो सलाह दे रहा है उसको ये माने ही, लेकिन सलाह ले सकता है, उसको ये स्वतंत्रता है, उसको इस अनुच्छेद के अंतर्गत ये स्वतंत्रता दी गई है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 148, कैग की बात की गई है। आपने पढ़ा है कैग के बारे में, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए देख लेते हैं 148 के बारे में। 148 में किसकी बात की गई है? कैग की बात की गई है। इसको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग होता है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। 148 याद रखिएगा कैग। और जो है कि इसमें सबसे पहले कौन थे? तो नरसिंह राव थे। और प्रेजेंट टाइम में कौन है ये याद रखिएगा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कैग बता रही हूँ कि गिरीश चंद्र मुर्मू है। गिरीश चंद्र मुर्मू है। द्रौपदी मुर्मू से याद रखिएगा कि कैग में भी कौन है, कि गिरीश चंद्र मुर्मू है। ये हो गया। अब 153 के अब देखिए ये भाग जो है कि 5 में जो भी इंपॉर्टेंट थी चीज़ें वो सब हमने बता दिया। अब भाग 6 में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। अब भाग 6 में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसमें किसके बारे में बात किया गया है? अनुच्छेद किसके बारे में बात किया गया है? तो अनुच्छेद जो है कि 152 से लेकर के 247 तक के बीच में जो भी आते हैं अनुच्छेद उसकी बात की गई है इसमें। तो इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है आइए वो देख लेते हैं इसमें। तो सबसे पहले अनुच्छेद 153 में, अनुच्छेद 153 के अंतर्गत भाग 6 में अब यहाँ पे राज्यों की बात की जाएगी। भाग 6 में अब क्या है? 152 से राज्य के बारे में बात किया गया है। तो राज्य में सबसे पहले क्या आएगा? राज्यपाल आएगा। तो अनुच्छेद 153 में क्या कहा गया है कि हर एक राज्य में एक राज्यपाल होगा। किसकी बात की है? कि हर एक राज्य में एक राज्यपाल होगा। 153 के अंतर्गत ये कहा गया है। अब इसके बाद से इसमें है कि अनुच्छेद 161 यानी कि 161 के अंदर राज्यपाल के क्षमादान शक्ति के बारे में बात की गई। तो जैसा कि हमने बताया कि राज्यपाल जो राष्ट्रपति की शक्तियाँ होती हैं वैसे ही राज्यपाल की शक्तियाँ होती हैं। बस क्षमादान की शक्ति जो है इसकी राष्ट्रपति से कम होती है, क्योंकि ये मृत्युदंड की सजा को माफ़ नहीं कर सकता है, मार्शल लॉ को ये ख़त्म नहीं कर सकता है। तो इसमें इसके राज्यपाल के क्षमादान शक्तियों के बारे में वर्णन है। राज्यपाल की क्षमादान के बारे में इसका विवरण है 161 के अंतर्गत। अब 164 के अंदर क्या बात किया गया है? अनुच्छेद 164 के अंदर ये बात किया गया है कि राज्यपाल राज्य में सर्वोपरि क्या होगा? राज्यपाल होगा। 161 में राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों के बारे में बात किया गया है। 164 में क्या कहा गया है कि हर एक राज्य में एक क्या होगा? मुख्यमंत्री होगा। हर एक राज्य में एक मुख्यमंत्री होगा। तो 164 में किसकी बात की गई है? मुख्यमंत्री की बात की गई है। अब अनुच्छेद 165 में किसकी बात की गई है? तो अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता की बात की गई है। किसकी बात की गई है? महाधिवक्ता। हर एक राज्य में एक महाधिवक्ता होगा।
महाधिवक्ता का मतलब क्या होता है? एडवोकेट जनरल। जैसा कि आपने उसमें जो अटॉर्नी जनरल पढ़ा महाधिवक्ता के लिए, तो उसको कैपिटल ए जिसे आप लिखते हैं वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इसको स्मॉल लेटर में दिखाया जाता है, यानी कि एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल होता है, यानी कि हर एक राज्य में एक महाधिवक्ता होगा। और जिस तरीके से महान्यायवादी हर एक राष्ट्र में भारत का सबसे बड़ा जो है कि क्या होता है? वकील होता है, उस तरीके से महाधिवक्ता जो है कि राज्य का सबसे बड़ा वकील होता है। महाधिवक्ता क्या होता है? राज्य का सबसे बड़ा वकील होता है। और चूंकि हम दे रहे हैं यूपी पेट दे रहे हैं, तो प्रेजेंट टाइम में जो है भारत के महाधिवक्ता कौन है? तो अजय मिश्र हैं। ये आप याद रखें कि महाधिवक्ता इस समय कौन है यूपी के? तो अजय मिश्र हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अनुच्छेद 246 के बारे में बात करते हैं कि 246 में जिस तरीके से राज्य भारत में होता है ओवरऑल, उसी तरीके से हर एक राज्य में होता है। देखिए उसमें पहले था कि राष्ट्रपति था, फिर उसकी कार्य शक्तियाँ थी, उसी तरीके से 153 में राज्यपाल है, 161 में राज्यपाल की क्षमादान है, 164 में मुख्यमंत्री की बात की गई है, 165 में महाधिवक्ता की बात की गई है। वहाँ पे महान्यायवादी की बात की गई थी, यहाँ पे महाधिवक्ता की बात की गई है। 246 में जो है कि जिस तरीके से जो है कि राज्यपाल को जो है कि न्यायिक, राष्ट्रपति को जो है कि न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त थी, उस तरीके से 246 के अंतर्गत राज्यपाल को भी न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो इसमें क्या इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें देखते हैं। तो 226 यहाँ पे हम देखते हैं अनुच्छेद इंपॉर्टेंट क्या है, 226 है। तो इसमें किसकी बात की गई है? 226 जो अनुच्छेद है, इसमें हाई कोर्ट जिस तरीके से हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट लोगों के न्याय के लिए, उनके अधिकार के लिए रिट जारी करता है, उसी तरीके से हाई कोर्ट के पास भी सुप्रीम कोर्ट, पूरे ओवरऑल भारत में सर्वोच्च क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है। जिस तरीके से उच्चतम न्यायालय, उस तरीके से हर एक राज्य में उच्च न्यायालय होता है, यानी कि हाई कोर्ट होता है। तो अनुच्छेद 226 के तहत हमारा हाई कोर्ट हमको एक रिट जारी करके देता है। और ये एक जानने की बात है कि जो है कि सुप्रीम कोर्ट के पास बस क्या होता है? उसके पास लीगल राइट्स नहीं होते हैं, बस उसके पास फंडामेंटल राइट्स होते हैं, यानी कि हमारे अधिकारों को लेकर के होते हैं। लेकिन राज्यसभा जो राज्य में है, हाई कोर्ट के पास यानी कि उच्च न्यायालय के पास, उसके पास फंडामेंटल राइट्स प्लस जो है कि लीगल राइट्स दोनों के अधिकार होते हैं। तो यहाँ पे ये कहा जाएगा कि इस मामले में जो है कि रिट के मामले में जो है कि उच्च न्यायालय की शक्तियां उच्चतम न्यायालय से अधिक होती हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। 226 में क्या कहा गया है कि हाई कोर्ट रिट जारी करता है। हाई कोर्ट क्या करता है? रिट जारी करता है। और इसमें क्या होता है? लीगल राइट के साथ साथ फंडामेंटल राइट भी होता है। फंडामेंटल यानी कि हमको सुप्रीम कोर्ट तो बस फंडामेंटल राइट की बात करता है, वो हमारे मौलिक अधिकारों की बात करता है, उसके लिए वो गारंटी देता है। लेकिन यहाँ पे हमको लीगल राइट और फंडामेंटल राइट दोनों हमको मिलते हैं यहाँ पर। तो इसलिए इस मामले में कहा जाता है कि हाई कोर्ट का जो दायरा है वो सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में यहाँ पे बड़ा होता है। ठीक है, तो ये देख लिए। अब इसके आगे देखते हैं। अब इसमें जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसमें है 243। कौन सा है अनुच्छेद? ये थोड़ा ज़्यादा देखिए, इसमें इम्पॉर्टेंट है कि 243। तो 243 में क्या है? इसमें जो है कि बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें सबसे पहले पंचायत का जो है कि ग्राम पंचायत का गठन की बात की गई, जो तो इसी के अंतर्गत आता है कि ग्राम पंचायत का गठन किया गया। वो किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया, किस सन में किया गया? पंचायत, जैसे पंचायती राज का गठन हुआ, इसमें आइए देखते हैं एक एक करके। पंचायती राज का गठन हुआ। और ये हुआ कब? तो ये हुआ 24 अप्रैल हुआ। तो ये बना तो 1992 में, लेकिन लागू कब हुआ? ये जो है कि 1992 में इसका गठन हुआ। अगर गठन का साल पूछता है तो 1992 में, लेकिन लागू कब हुआ? लागू की बात की जाए तो 24 अप्रैल
1993 को ये लागू होगा। 1992 में बना और 1993 में ये लागू हो गया। पंचायती राज का गठन है, ये किस संविधान संशोधन द्वारा है, ये इसमें जो है कि क्वेश्चन बनता है इम्पोर्टेंट। पंचायती राज का गठन आप कह सकते हैं यहाँ पे, या फिर इसको स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन, स्वशासन जो कि गांधी जी का सपना था वही है इसमें कि पंचायती राज का गठन या स्थानीय स्वशासन। तो अब में आता है कि पंचायती राज का गठन या स्थानीय स्वशासन किस भाग के अंतर्गत आता है, तो ये आप याद रखेंगे भाग 6 के अंतर्गत आता है पंचायती राज का गठन या स्थानीय स्वशासन। ठीक है, अब इसमें है कि स्थानीय स्वशासन कब आया, तो बना ये 1992 में, लागू हुआ 1993 में, और किस संविधान संशोधन द्वारा, तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा, 73वें संविधान संशोधन द्वारा, संविधान संशोधन द्वारा लागू कब हुआ, तो 24 अप्रैल 1993 को, और इसी दिन पंचायत दिवस मनाते हैं। 24 अप्रैल को ही हम पंचायत दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन ये लागू हुआ था। 1992 में बना, 93 में लागू हुआ, 73वां संविधान संशोधन था। इसको स्थानीय स्वशासन के नाम से जानते हैं। 243 में इसका पूरा जो है कि ब्यौरा 243 से लेकर 243 ओ तक दिया हुआ है, ये आप याद रखेंगे। और भाग 6 के अंतर्गत आता है, स्थानीय स्वशासन की बात आती है, भाग 6 के अंतर्गत आती है। इतनी सारी चीज़ें, चलिए अब आगे अब हम देखते हैं। तो हमने जैसे कि जो भी भाग के अंतर्गत अनुच्छेद आ रहे थे महत्वपूर्ण, वो हमने सारे कवर करा दिए। अब जो जो उसके बाद महत्वपूर्ण अनुच्छेद बच रहे हैं वो आप इम्पोर्टेंट उनमें से देख लेंगे, क्योंकि अब जो है कि छोड़ छोड़ के बहुत सारे चीज़ें हैं तो वो क्रम से आप नहीं देख पाएंगे, इसलिए अब भाग नहीं पूछने वाला है। भाग जो था 3, 4, 5, 6 यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि उसके अंतर्गत जो जो चीज़ें आती हैं पूछा जाता है। तो अब यहाँ पे आप डायरेक्ट देखेंगे कि अनुच्छेद 301, अनुच्छेद 300A, और इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। आप सोचिए कि बीच में जो गैप बच रहा है तो वो सब चीज़ें नहीं आने वाली हैं, बस जो इंपॉर्टेंट है आप इतना पढ़ के जाइए, आप 100% इसमें से क्वेश्चन लड़ने वाले हैं। ठीक है, तो 300A में किसकी बात की गई है, चूंकि देखिए ए जुड़ा हुआ है, यानी कि क्या है, ये संविधान संशोधन है। तो किसके बारे में बात किया गया है, तो अनुच्छेद 300। तो हमारा कहा गया कि संपत्ति के अधिकार को, हमारा जो अधिकार था उसमें से संपत्ति के अधिकार को निकाल करके उसको लीगल राइट्स में रख दिया गया था, यानी कि हमारे फंडामेंटल राइट्स से निकाल करके उसको लीगल राइट में रख दिया गया था। तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ, 301 के अंतर्गत हुआ, यानी कि संपत्ति के अधिकार को निकाल दिया गया था। तो रखा कहाँ गया था, हमारे मौलिक अधिकार में से जब उसको निकाल दिया गया था तो उसको कहीं ना कहीं तो रखा जाएगा ना। तो संपत्ति के अधिकार को निकाल के विधि के अधिकार में रखा गया था 301 के अंतर्गत। तो इसमें क्या था, संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को जो हमारा फंडामेंटल राइट था उससे निकाल करके लीगल राइट पे रख दिया गया। तो ये किसके अंतर्गत आता है, 301 के अंतर्गत आता है। अब इससे आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अनुच्छेद 338 जो है, क्या है, हमारा अनुच्छेद 338 है। तो इसमें क्या कहा गया है, अनुच्छेद 338 में किसकी बात की गई थी, जनजातियों के, भारत में जो जनजाति थी। 338 के अंतर्गत भारत में जो अनुसूचित जाति है उसके बारे में बात की गई थी, अनुसूचित जाति के बारे में बात की गई थी, यानी कि NC/SC के बारे में बात की गई थी। इसमें संविधान संशोधन करके अनुसूचित जनजाति को भी इसमें जोड़ा गया। ठीक है, तो इसमें 338A में क्या जोड़ा गया, अनुसूचित जनजाति को भी जोड़ा गया। तो जनजातियों के बारे में आता है कि किस अनुच्छेद में, तो अनुसूचित जनजाति, यानी कि NC/ST। आप देखते हैं ना कि SC/ST, तो यही है, तो NC/ST ये 338 के अंतर्गत आता है, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं 343, ये हमारी राजभाषा के बारे में है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अनुच्छेद 343 ये राजभाषा के लिए है कि भारत हमारी कौन सी राजभाषा होगी। प्रत्येक राज्य में रहते हैं तो उसकी एक राजभाषा होती है। जैसे कि हम यूपी में हैं तो हमारी राजभाषा क्या है, हिंदी है।
ठीक है। अलग अलग राज्यों में संथाली है, डोंगरी है, तो इस तरीके से अलग अलग राज्यों की भाषा होती है। तो यहाँ पे राजभाषा की बात किसके अंतर्गत की गई है? 343 के अंतर्गत की गई है कि हर लोगों को अधिकार है कि वो अपने राज्य के अंदर अपने। अब हम देखते हैं 352, 356 और 370 अनुच्छेद के बारे में। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तीनों, तो ये देखिएगा। 352 में जो है कि राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बात की गई है। ये तीनों राष्ट्रपति द्वारा लगाए जाते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल। ये कब लगाया जाता है? जब कोई महामारी फैलती है, कोई चक्रवात आता है, भूचाल आता है, तो उस दौरान देश की अगर स्थिति बिगड़ती है तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। अब तक जब से भारत आज़ाद हो तब से अब तक ये 3 बार लगाया जा चुका है। 356 के अंदर क्या आता है कि राष्ट्रपति शासन, यानी कि देश में जब आंतरिक अशांति फैलती है तब उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, उस क्षेत्र में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। जब व्यवस्थाएं बिगड़ने लगती हैं, जब उस राज्य के मुख्यमंत्री राज्यपाल के जो है कि हाथ से बाहर जाने लगता है सिचुएशन, तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। वो किसके अंतर्गत आता है? 356 के अंतर्गत आता है। 352 में क्या आता है? राष्ट्रीय आपातकाल आता है। और 360 में क्या आता है? तो 360 में आता है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल कब लगता है? तो जब भी देश की आर्थिक व्यवस्था, वित्तीय व्यवस्था बिगड़ने लगती है तो अब वित्तीय आपातकाल लगता है। अभी तक ये भारत में एक भी बार नहीं लगाया गया है। और जब राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में आएगा तो अब तक ये 3 बार लगाया जा चुका है। 356 तो बहुत बार लगा हुआ है तो उसकी काउंटिंग नहीं है, लेकिन वित्तीय आपातकाल अब तक एक भी बार नहीं लगाया गया। 360 के अंतर्गत है। अब 368 में बात करते हैं तो 368 में संविधान संशोधन की बात की गई है। यानी कि ये जिक्र भी इसमें किया गया था कि अगर इसमें कुछ कमियां पाई जाती हैं, कुछ एक्स्ट्रा जोड़ना है तो संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा जा सकता है। तो संविधान संशोधन की बात किसमें की गई है? तो अनुच्छेद 368 में की गई है। किसमें? संविधान संशोधन की बात की गई है। संविधान संशोधन की बात इसमें की गई है। संविधान संशोधन की इसमें बात की गई है। अब अनुच्छेद 370, एक लास्ट जो बच रहा है अनुच्छेद 370, तो ये क्या है? जैसे कि आपने देखा कि इसमें क्या होता है कि विशेष, किसी राज्य को विशेष दर्जा देना। अगर वहाँ पे आंतरिक अशांति है या फिर वहाँ का माहौल सही नहीं हो पा रहा है तो एक उसे विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है, जो कि जम्मू कश्मीर में था। तो जम्मू कश्मीर से हम कहते हैं कि 370 हटा दिया गया, तो पूरी तरीके से नहीं हटाया गया है, उसका कुछ पार्ट अभी हटाया गया है। तो 370 में क्या होता है कि विशेष राज्य के दर्जे की बात की जाती है। तो ये आप याद रखेंगे कि जम्मू कश्मीर से जो कि हटा दिया गया है 370, पूर्णतः नहीं हटाया गया है, ये याद रखेंगे। तो ये हमारे अनुच्छेद थे। और पूरा मैं ये दावे के साथ कहती हूँ कि जिसने पूरी क्लासेस देखी है, 1-2 बार आप देखते हैं बस, तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा। एग्जाम में आप इसमें से अनुच्छेद से कहीं भी क्वेश्चन, और आने ही हैं एग्जाम में क्वेश्चन, तो आप कर ले जाएंगे। अब लगातार आपकी क्लासेज ऐसे चलेंगी, आप क्लासेस को देखिए। होप करती हूँ कि आपके एग्ज़ाम बहुत ही शानदार होने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।